हेलो दोस्तों, मैं हूं अजीत और आप मुझे देख पा रहे होंगे होम साइंस विद अजीत के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से पढ़ने वाले हैं मानव शोषण। मानव शोषण की बात आती है तो इसका संबंध आपको पता है कि कहीं ना कहीं इसका संबंध लंग से होता है, फेफड़े से होता है। यानी कि हम लोग आज फेफड़े पर अध्ययन करने जा रहे हैं और जानेंगे शोषण की प्रक्रिया हमारे शरीर में क्यों होती है या शोषण की प्रक्रिया कैसे घटित होती है। एक एक करके देखने और समझने का प्रयास करते हैं। चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। मानव शोषण। तो आपको पता है कि जो शोषण की क्रिया होती है वह आपके लंग्स के द्वारा संपन्न होती है, यानी कि फेफड़ों के द्वारा। लंग्स को ही हिंदी में फेफड़ा कहते हैं। शोषण होता क्या है, यानी कि हवा का अंदर लेना और पुनः हवा का बाहर छोड़ना, ये दोनों इसी को ही आपका इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन, यानी कि हवा को अंदर लेना और पुनः अशुद्ध हवा को बाहर छोड़ना, शुद्ध हवा को अंदर लेना और अशुद्ध हवा को बाहर छोड़ना ही आपका शोषण कहलाता है। अब शुद्ध और अशुद्ध की बात जब आती है तो यहीं पर हम लोग समझ लेते हैं कि शुद्ध हवा क्या होती है, अशुद्ध हवा क्या होती है। हमारे श्वसन के लिए श्वसन हमें जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और ऑक्सीजन हमें श्वसन के माध्यम से मिलता है। तो जिस हवा में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होगी, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम होगी, ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होगी, वही हवा हमारी शुद्ध हवा होगी। वहीं पर अशुद्ध हवा की बात करें जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, उसी को हम लोग अशुद्ध हवा कहते हैं। और एक्सपायरेशन के माध्यम से ही हम लोग देखते हैं कुछ में, जब हम एक्सपायरेशन करते हैं वायु को छोड़ते हैं तो देखते हैं कि उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिशत मात्रा हुआ करती है लगभग 3.7 हो जाया करती है, 3.4 हो जाया करती है। लेकिन जब हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को, यानी कि वायुमंडल से CO2 को, कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं तो जितनी आपके वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित हुआ करती है, यानी कि हम लोग अगर CO2 की प्रतिशत मात्रा को देखेंगे तो 0.03% ही हमारे शरीर में जाता है। लेकिन जब शरीर से हम उसी वायु को छोड़ते हैं तो आपको पता है कि आपके जो दहन की प्रक्रिया हो रही है आपके शरीर में, जिससे आपको ऊर्जा मिल रही है, आपकी कैलोरी बर्न हो रही है, आपको एनर्जी मिल रही है, वहां से भी CO2 रिलीज होती है। और जब यहाँ से तो हमने लिया 0.03%, लेकिन जब वो रिलीज होती है तो वह हो जाती है 3.4%। तो इसी संपूर्ण प्रक्रिया को ही आपका श्वसन कहते हैं। तो हम बात करने वाले फेफड़े की। आपको पता है अगर हम फेफड़े की स्थिति की बात करें तो फेफड़ा जो हमारा है वह आपका पसलियों के बीच में है, यानी कि रिब्स है। जब रिब्स की बात आती है तो यहां से आपका बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछता है कि हमारे शरीर में, हमारे सीने में कुल हड्डियों की संख्या कितनी है। ज्यों ही आपसे वह सीने की हड्डियों की संख्या पूछता है वह आपको फंसा देता है और आप उस जाल में फंस भी जाते हैं। क्योंकि आपको पता है, आपको याद है, आपको कंठस्थ है कि हमारे सीने में 12 जोड़ी पसलियां होती हैं। आप तुरंत 12 दूना 24 करके आंसर कर देते हैं, लेकिन अगर आप जरा सा ध्यान ना दें तो आपका क्वेश्चन आता हुआ गलत हो जाता है। ये पसलियों की बात होती है जो कि 12 जोड़ी होती हैं, लेकिन ये जो पसलियां होती हैं ये बीच में एक हड्डी के माध्यम से जुड़ी हुई होती हैं। बीच में एक हड्डी होती है और इसी हड्डी के माध्यम से, हड्डी होती है एक इस तरह से कोन टाइप की, और इसी हड्डी से आपकी 12 पसली इधर, 12 पसली दाएं, 12 पसली बाएं जुड़ी हुई होती हैं और यहीं से कहा जाता है कि 12 जोड़ी पसलियां हैं। और वह आपकी हड्डी एक होती है स्टर्नम। स्टर्नम हड्डी के माध्यम से ही आपकी 12 जोड़ी पसलियां जुड़ी होती हैं। तो जब भी आपसे क्वेश्चन पूछे आपके सीने में कुल, आपके छाती में कुल हड्डियों की संख्या कितनी है, तो आप जवाब देंगे 25। बात समझ आ गई होगी। और इसी के बीच में ही ये उनको सुरक्षा देने का काम करता है, इसी के बीच में ही आपका हार्ट और आपका फेफड़ा स्थित होता है। तो इसकी स्थिति के बारे में देखा। अगर हम इसके फेफड़े की, लंग्स की भार की बात करें तो इसका भार लगभग 1200 ग्राम का होता है। फेफड़े का भार लगभग 1200 ग्राम होता है। वहीं पर हम इसके लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई लगभग 13 सेंटीमीटर होती है। यहाँ पे एक चीज मैंने छोड़ दिया, अगर मैं इसके आकार की बात करूं, आकार, तो आकार आपका इसका जो फेफड़े का आकार होता है वह कोन टाइप होता है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे देखिए चौड़ा है, कुछ यहाँ पे जो है कम हो गया है, यानी कि एक कोन लाइक संरचना को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी कि अगर उसके आकार की बात करें तो आपके कोन लाइक स्ट्रक्चर है।
भार की बात करें तो लगभग 1200 ग्राम है। लंबाई की बात करें तो 27 सेंटीमीटर। आपको कार्य पता है कि रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन का कार्य है। अब हम जब श्वसन की बात करते हैं तो यहीं पे जानेंगे श्वसन यानी कि सांस का हवा का अंदर लेना और हवा का बाहर छोड़ना, यानी कि इंस्पायरेशन और आपका एक्सपायरेशन का होता है। वहीं पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1 मिनट में कोई भी व्यक्ति कितनी बार श्वसन करता है। अब देखिए, जब श्वसन की प्रक्रिया की बात आती है तो कोई भी व्यक्ति 1 मिनट में कितनी बार श्वसन करता है इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि इंस्पायरेशन करने में यानी कि वायु को अंदर लेना, वायु को अंदर लेना और पुनः वायु को बाहर छोड़ना, अब देखिए, जब वायु को अंदर लेने में जो हमारा समय लगता है वह आपका 2 सेकंड का लगता है। वहीं पर जब हम लोग वायु को बाहर छोड़ते हैं तो वायु को बाहर छोड़ने में जो समय लगता है वह 3 सेकंड का लगता है। आप लोग नॉर्मली देखेंगे कि जब आप लोग सांस लेते हैं तो सांस आपकी तेजी से चली जाती है, लेकिन जब हम लोग सांस को छोड़ते हैं तो आप लोग देखते हैं कि स्लोली स्लोली आपके मुंह से, आपके नाक से सांस वायु निकलती है। तो यहाँ पर 1 सेकंड का फर्क होता है, अर्थात जो इसकी सांस श्वसन की क्रिया है, जो श्वसन की दर है, एक श्वसन में आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 सेकंड प्लस आपका 3 सेकंड आपका बराबर 5 सेकंड हो गया। यानी कि एक बार सांस को, वायु को अंदर लेने और बाहर छोड़ने में कुल कितने सेकंड का समय लग रहा है, तो आपका कितना लग रहा है, 5 सेकंड। अब आपसे पूछता है कि 1 मिनट में, तो 1 मिनट में आपको पता है कि 60 सेकंड होता है, 60 में 5 से भाग देंगे तो आपका आ जाएगा 12। यानी कि जनरली आप लोग देखेंगे जो श्वसन की दर होती है 12 से 16 बार प्रति मिनट होता है, लेकिन वहीं पर टीजीटी पीजीटी आप आयोग की बात करेंगे तो वह आपका 18 मानता है, 18 बार प्रति मिनट। यहां से आप इसको याद रख सकते हैं। वहीं पर जब हम शिशुओं की बात करते हैं, नवजात शिशुओं की बात करते हैं, तो देखते हैं कि शिशुओं में, बच्चों में जो श्वसन की दर होती है वह अधिक होती है, यानी कि वे तेजी से वायु को अंदर लेते हैं, छोड़ते हैं। यानी कि 1 मिनट में उनके अंदर श्वसन की जो दर होती है वह कहीं हम लोगों से अधिक होती है। अर्थात नवजात में यह जो श्वसन दर होती है आपकी 32 से 40 बार प्रति मिनट होती है। चलिए, वहीं पर आप लोग देखते हैं कि जो लोग दौड़ लगाते हैं, दौड़ते समय उनकी जो श्वसन की दर हुआ करती है वह बढ़ जाती है। श्वसन की दर बढ़ती क्यों है? क्योंकि उनको जब दौड़ते हैं तो दौड़ते समय उनको चाहिए ऊर्जा, कैलोरी, और ऊर्जा कहाँ, ऊर्जा उनको मिलेगी कैसे? जब आपका ईंधन का दहन होगा। जब दहन होगा तो वहां उनको ऊर्जा का होता है और लेना पड़ेगा उनको ऑक्सीजन, क्योंकि आपको पता है कि आग जलाने के लिए ऑक्सीजन की बहुत भूमिका होती है। और जब ईंधन में दहन होगा ऊर्जा तो मिलेगी, लेकिन वहां से CO2 भी रिलीज होगी। CO2 ये आपकी आएगी कहाँ? आपके ब्लड में आएगी, और ब्लड से CO2 को बाहर निकालना है, ऑक्सीजन चाहिए भी और CO2 को बाहर भी निकालना है। इसी कारण ही आप लोग देखते हैं जब हम कोई कठिन परिश्रम करते हैं, कठिन काम करते हैं, दौड़ते हैं, पहाड़ों पे चढ़ते हैं, तो देखते हैं कि आपकी श्वसन की दर बढ़ जाती है। अर्थात दौड़ते समय श्वसन की जो दर हुआ करती है लगभग 2 से 3 गुना बढ़ जाती है। इतनी बात हो गई। अब यहां पर हम अगर आपसे बात करें कि जनरली आप लोग देखते हैं कि जो हमारा खाना खाने का रास्ता और सांस लेने का रास्ता तो एक ही है, लेकिन जब कभी हम ध्यान नहीं देते हैं और खाना खाते रहते हैं, और खाना खाते वक्त कहीं फोन से बतिया रहे हैं, कहीं यार दोस्त से बतिया रहे हैं, टीवी को देखते हुए भोजन को ले रहे हैं, तो हमारा मस्तिष्क थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाता है। वो भोजन पे ध्यान ना दे करके उस मनोरंजन पे ध्यान देने लगता है, किसी बात को सोचने लगता है। तो आप लोग देखते हैं कि हम लोग खाना खाते वक्त कभी कभी हमको बहुत तेजी से छींक आती है। छींक क्यों आती है? क्योंकि जब हम भोजन को इनलेट करते हैं, भोजन को लेते हैं, जब वही आपके भोजन का कण इसी आपके फेफड़े में जाता है या इसी वायु नली में आ जाता है, तो आपका फेफड़ा वहां से तेजी से पंप करता है और कहता है
आपकी एंट्री यहाँ मान्य नहीं है, आप यहाँ आने के लायक नहीं हैं, तुरंत धक्का मारता है और हमको छींक तब तक आती है जब तक वह बाहर आपके नाक मुंह से बाहर ना निकल जाए। अब जानिए कितना कारगर है, अपने अंदर आने नहीं देता और तब तक प्रयास करता है जब तक उसको निकाल नहीं देता। तो यहाँ पे आपके गले में एक रास्ता है मुंह से, लेकिन यहाँ पे डिवाइड हो जाता है। डिवाइड होता है वहां पर एक आपका वाल्व पाया जाता है जो कि बार बार परीक्षा का वनडे का भाग बनता है, एपिग्लोटिस। यहाँ पे जैसा कि मैं बना रखा हूं, यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग एपिग्लोटिस। यही एपिग्लोटिस वाल्व होता है। जब हम लोग भोजन को ग्रहण करते हैं, पानी को पीते हैं, तो यही एपिग्लोटिस वाल्व बंद हो जाता है। एपिग्लोटिस वाल्व आपका इस तरह से है। जब आप भोजन लेंगे, ये आपका रास्ता, ये दो रास्ता है, यहाँ पे है और यहाँ इस साइड से एक रास्ता है और इस साइड से एक रास्ता है। बीच में एपिग्लोटिस है, चिपका है और इसके नीचे से आपका जो है लंग्स का रास्ता है, यह बंद रहता है। और हम लोग भोजन को ग्रहण करते हैं, पानी को पीते हैं, तो आपका पानी भोजन इसी रास्ते होते हुए इधर निकल जाता है। लेकिन जब हमको सांस भी लेना, हम बीच बीच में सांस भी लेते हैं, लेकिन जब आपका दिमाग संतुलित ना होकर के किसी पर केंद्रित हो जाता है, तो हम पीते हैं पानी, तो जिसको इस तरह होना चाहिए था वह इस तरह हो जाता है। अब इस तरह होने से जो हम लोग भोजन पानी को लेते हैं, तो वह तुरंत हमारे जो है फेफड़े के रास्ते पे आ जाता है, जिसके कारण यहाँ से हमको छींक आती है और वह छींक तब तक आती है जब तक ये बाहर निकल नहीं जाता। तो इतनी बात हो गई। और यहाँ पे यही काम करता है एपिग्लोटिस, यानी कि यह दो मार्गों के रास्ते को डिवाइड करता है। किसके? आपके भोजन नली और श्वास नली, इनके रास्तों को डिवाइड करने का काम कौन करता है? वहां पे एक वाल्व पाया जाता है जिसका नाम है एपिग्लोटिस। इसके बाद आपकी जो स्वर ग्रंथि है, यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं लैरिक्स, लैरिक्स की बात होती है, जिसके माध्यम से हम लोग बोल पाते हैं, उसको मानव में लैरिक्स कहते हैं। लेकिन वहीं पर जब पंछियों की बात होती है तो उसी को ही साइरिक्स के नाम से जाना जाता है। तो यहां से आप लोग दो चीज जान सकते हैं, लैरिक्स और साइरिक्स। साइरिक्स, उसके बाद आपकी आती है वायुनली। वहीं पर जब इसी वायुनली से आपके पता है कि हमारे फेफड़े संख्या 2 है, जोड़ी में है, अर्थात एक जोड़ी या दो कह लीजिए, यानी कि आपके एक दाएं में एक बाएं में, दाएं बाएं। तो जब यहाँ पे आपकी वायु नली का विभाजन हो जाता है दो में, तो इसी को ही ब्रोंकाई के नाम से जाना जाता है। और आपसे क्वेश्चन पूछता है आपके लंग्स में ब्रोंकाई की संख्या कितनी है, तो आपको याद होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि ब्रोंकाई की संख्या 2 है। इसी वायु नली का जो विभाजन हो गया है ब्रोंकाई का, यही है। और इसका ब्रोंकाई का विभाजन आपका एक तो सीधा होता है, एक थोड़ा सा मुड़ा हुआ होता है। इसी कारण आप लोग देखते हैं कि आपका जो दायां लंग्स हुआ करता है, किसी भी ऐसे संक्रामक, जैसे कि आप लोग टीबी वगैरह से आप लोग देखेंगे कि ज्यादा से ज्यादा आपका दायां लंग्स प्रभावित होता है, क्योंकि उसका रास्ता सीधा होता है। जब भी बैक्टीरिया आता है उसको मुड़ने की आवश्यकता नहीं होती है और सीधे रास्ते पे चला जाता है। इसका जब तुरंत हम लोग और अंदर प्रवेश करते हैं आपके लंग्स में, तो देखते हैं कि यहाँ पे कार्नर में छोटे छोटे आपके पॉइंट बने हैं। इसी पॉइंट को ही आपके वायु कोष्ठ, जिससे एल्विलाई के नाम से जाना जाता है, इसी एल्विलाई के माध्यम से ही वायु का स्थानांतरण होता है। जो हम लोग सांस को लेते हैं, और हमें पता है कि जब हम सांस लेते हैं तो उसमें जो भी वायुमंडल में गैसों का प्रतिशत मात्रा होती है, वही हमारे फेफड़ों तक जाती है। यानी कि अगर हम आपके नाइट्रोजन की बात करें तो आपको पता है 78%, ऑक्सीजन आपका 21%, वहीं पे कार्बन डाइऑक्साइड आपका 0.03% है, अन्य 1% है। तो आपके लंग्स तक जाते हैं, लेकिन इसी एल्विलाई के माध्यम से ही उसका स्थानांतरण होता है। यानी कि यहाँ से जो हमारे कोशिकाओं में जो ईंधन का दहन हो रहा है, वहां से जो कार्बन डाइऑक्साइड आती है, और यहाँ से जो हमें शरीर को ऑक्सीजन चाहिए होता है, यहीं से उसका स्थानांतरण हो जाता है। अर्थात जब आपसे क्वेश्चन पूछता है कि हमारे ब्लड का फिल्ट्रिफिकेशन, यानी कि फिल्ट्रेशन कहाँ पे होता है, तो ब्लड का फिल्ट्रेशन आपके लंग्स में होता है। यहीं पे आपके लंग्स के माध्यम से जो आपका लंग्स में जो आपका ब्लड आता है, CO2 युक्त ब्लड आता है, यानी कि अशुद्ध रक्त होता है। यहीं से अशुद्ध रक्त इसी एल्विलाई के माध्यम से यहाँ से निकलता है, और यहाँ जो हम लोग सांस लेते हैं उसमें जो ऑक्सीजन की मात्रा होती है, इसी एल्विलाई के माध्यम से हमारे ब्लड में मिल जाती है। अर्थात यहीं पर हमारा ब्लड जो है शुद्धिकरण होता है, ब्लड का शुद्धिकरण यहीं पे हो जाता है। और इसी को ही हिंदी में वायुकोष्ठ और इंग्लिश में एल्विलाई के नाम से जाना जाता है। लेकिन वहीं पर देखेंगे आप लोग एल्विलाई, यहाँ पर देखेंगे तो सबसे पहले वायुनली का दो डिवीजन हुआ, दो भाग में बटा,
जिसको ब्रोंकाई के नाम से जाना गया। अब ब्रोंकाई के माध्यम से वायु जब अंदर प्रवेश करती है तो बहुत सारी शाखाएं होती हैं और इसी शाखाओं के लास्ट में आपकी एल्विलाई पाई जाती है। तो बहुत सारी शाखाएं हैं, इन शाखाओं के लास्ट तक जाने के लिए मार्ग है और यह जो मार्ग है इसी को ब्रोंकियोल्स के नाम से जाना जाता है। आप लोग देखते हैं कि अगर हम कोरोना की बात करें तो आपको पता है कि कोरोना में हमारा लंग्स प्रभावित होता है। जब लंग्स प्रभावित होता है तो लंग्स में जो प्रभावित होने वाला भाग है यही आपका एल्विलाई है और इसी पे ही इन्फेक्शन हो जाता है। इसी पे जब इन्फेक्शन हो जाएगा, हमें पता है कि जो हमारे गैसों का आदान प्रदान की क्रिया हो रही है वह हमारे एल्विलाई के माध्यम से हो रही है और जब इसी पे इन्फेक्शन हो जाएगा तो बताइए गैसों का आदान प्रदान कैसे होगा। तो आप लोग देखते थे, आप लोगों ने देखा कि कोरोना की स्थिति में व्यक्ति की सांस फूलने लगती थी। क्यों फूलती थी? क्योंकि गैसों का आदान प्रदान नहीं हो पाता था और व्यक्ति बेचैन हो जाता था। और इसी के बीच में आपका हार्ट उपस्थित होता है और इसी के नीचे आपकी एक मांसपेशी जिसको हम लोग डायफ्राम के नाम से जानते हैं। आपको यहीं पे छोटी सी जानकारी बता दें, जब हम लोग वायु को बाहर निकालते हैं, आप लोग देख कर अनुभूत करिएगा, आप लोग स्वयं फील कर सकते हैं, प्रैक्टिकल कर सकते हैं। जब लोग सांस को बाहर निकालते हैं तो आप लोग देखते हैं कि आपकी पसलियां नीचे दबती हैं, नीचे दबने के साथ साथ अंदर की तरफ दबती हैं। जब आपकी पसलियां यहाँ पे फैले अंदर की तरफ दबती हैं तो इस आपके जो आपका डायफ्राम है, डायफ्राम को दबाती हैं और डायफ्राम आपका बीच उभरता है जिसके कारण आपकी जो गैसें हुआ करती हैं वे गैसें धक्का देता है और आपकी गैसें नाक के माध्यम से, मुंह के माध्यम से बाहर चली जाती हैं और पुनः जब यही रिब्स ऊपर जाता है तो डायफ्राम आपका नीचे आता है जिससे खाली जगह कोटर बन जाता है और बाहर से गैसें, वायुमंडल से गैसें हमारे नाक के माध्यम से हमारे लंग्स तक आ जाती हैं। इतनी बात हो गई। यहीं पर जान लीजिए, जब कोई भी महिला प्रेग्नेंट हुआ करती है तो आपको पता है कि प्रेगनेंसी के दौरान देखते हैं कि उसके पेट का साइज बढ़ जाता है। पेट के साइज बढ़ने के कारण वह जो है अपना प्रभाव डायफ्राम पर देता है, यानी कि डायफ्राम को जो उसके नीचे ऊपर होने की स्थिति है उसको वह उतने अपने पूर्व अवस्था में आने नहीं देता है। अर्थात जैसे प्रेगनेंसी के पूर्व जैसे वह कार्य कर रहा था वह अब कार्य नहीं कर पा रहा है। अर्थात उस स्थिति में आपके समझ में आएगा कि आखिर महिला सांस कैसे लेती है। तो आप लोग देखते हैं कि प्रेगनेंसी के समय 5वें से आप मानिए कि 7वें महीने से 7वें से आप लोग देखेंगे कि 8वें क्लास तक, 6वें से 8वें क्लास तक देखेंगे कि महिला को सांस फूलती है। सांस फूलने का कारण क्या होता है? क्योंकि प्रॉपर वे में महिला सांस नहीं ले पाती है और उसका सांस प्रॉपर वे में सांस ना लेने का कारण होता है डायफ्राम का प्रभावित होना। तो उस स्थिति में जो महिला सांस ले रही है वो पसलियों के माध्यम से लेती है, रिब्स के माध्यम से। तो जब अगर प्रेगनेंसी के दौरान किसी दुर्घटना से अगर महिला की रिब्स टूट जाए तो उस महिला को बचाया नहीं जा सकता, अंततः उस महिला की डेथ निश्चित हो जाती है। क्योंकि यहाँ से ये आपकी प्रभावित हो जाती है आपका डायफ्राम, और डायफ्राम प्रभावित जो भी आपकी पसली है वो आपकी 11-12 नंबर वही उसको दाब करके उस महिला को कुछ सांस लेने में हेल्प करती हैं और जब वही टूट जाती हैं तो वह महिला सांस नहीं ले पाती, अर्थात उसकी तड़प तड़प करके मृत्यु हो जाती है। तो इसको आपने जाना। वहीं पर थोड़ा सा समझ लेते हैं आपका प्रतिशत मात्रा, और आपको यहीं पे जान लेना चाहिए जो हमारा रेस्पिरेशन है यानी कि श्वसन है उसका नियंत्रण आपके मेडुला ऑब्लांगाटा के द्वारा होता है। तो आपके दिमाग में बात आएगी कि मेडुला ऑब्लांगाटा पाया कहाँ जाता है। हमने तो यहाँ पे बता दिया कि मस्तिष्क के मेडुला ऑब्लांगाटा के द्वारा, लेकिन आपको पता है कि मस्तिष्क के कई भाग हैं, अग्र है, मध्य है, पश्च है। तो मस्तिष्क के पश्च भाग के मेडुला ऑब्लांगाटा के द्वारा आपके श्वसन का नियंत्रण होता है। यहीं पर आपसे बात करें कि आपको पता है कि जो आपके लंग्स का भार है वह 1200 ग्राम है, लेकिन जब बच्चे का जन्म होता है तो देखते हैं कि बच्चा रोता है, प्रथम बार रोता है, सांस लेता है बच्चा। सांस लेते समय उसको दर्द होता है और उसी दर्द के कारण बच्चा रोने लगता है, क्योंकि जब बच्चा गर्भ में होता है तो उसके लंग्स आपस में चिपके हुए होते हैं। जब बच्चे का बर्थ होता है, बच्चा सांस लेता है तो उसके लंग्स फूल जाते हैं और फूलने के कारण ही उसमें दर्द होता है और उसी दर्द से वह रोने लगता है। जब बच्चा प्रथम बार सांस लेता है तो उसके लंग्स में 1200 मिलीग्राम वायु संचित हो जाती है। 1200 मिलीग्राम वायु संचित हो जाती है, अर्थात किसी भी व्यक्ति को किसी भी समय यदि उसके लंग्स के वायु को देखा जाए, वायु को निकाला जाए कि उसके लंग्स में कितनी वायु संचित है तो उसकी मात्रा 1200 ग्राम होती है। चाहे व्यक्ति सांस को अंदर लिया हो
या छोड़ दिया हो। अगर व्यक्ति सांस को अंदर लिया, अगर उस समय हम देखेंगे परसेंट वायु की मात्रा वॉल्यूम में देखेंगे कितना आयतन उसका है, तो आप लोग देखेंगे 12 और 5 17 1700 मिलीग्राम पाएंगे, एमएल पाएंगे। लेकिन जब व्यक्ति सांस छोड़ता है, आपको बता दें कि 500 एमएल उसके लंग्स में, 1200 एमएल उसके लंग्स में हमेशा संचित रहता है। लेकिन 500 एमएल, 500 से 600 आप 550 पा जाएंगे। 550 व्यक्ति एक बार में जो सांस लेता है वह 550 एमएल लेता है। और यही अब दोनों जोड़ेंगे, यानी कि यदि आपसे सीधे सीधे आपके लंग्स की कैपेसिटी पूछ दे तो 12 5 1700 एमएल हो जाता है। और इसका भार जो होता है वह 1200 ग्राम होता है। तो यह बातें इतनी कंफर्म हो गई होंगी। वहीं पर अब हम लोग देख लेते हैं कि यह जो हमारा लंग्स होता है, इसी लंग्स हमारा एक झिल्ली के माध्यम से ढका हुआ होता है। जिस झिल्ली के माध्यम से ढका होता है उस झिल्ली को प्लूरा के नाम से जानते हैं। प्लूरा। और ये जो आपकी प्लूरा होती है, यह एक झिल्ली नहीं होती है, बल्कि यह प्लूरा जो होती है आपकी दो झिल्ली होती है। एक आपकी होती है पेराइटल, एक आपकी होती है विसरल। पेराइटल की बात करें और आप भी विसरल की बात करें, तो जो आपकी पेराइटल मेम्ब्रेन होती है, जो आपके देखिए जो आपका लंग्स था वह प्लूरा नामक झिल्ली से ढका होता है। और जो प्लूरा है, प्लूरा में आपकी दो झिल्लियां पाई जाती हैं। एक आपकी झिल्ली आंतरिक झिल्ली होती है, एक आपकी बाह्य झिल्ली होती है। जो आंतरिक झिल्ली होती है उसको विसरल मेंबर के नाम से, विसरल झिल्ली के नाम से जाना जाता है। वहीं पर जो आपकी बाहरी झिल्ली होती है उसे पेराइटल झिल्ली के नाम से जाना जाता है। जब इसी झिल्ली के मध्य में, दोनों झिल्लियों के मध्य में जब पानी जमा हो जाता है, तब इसी को हम लोग कहते हैं कि लंग्स में पानी भर गया है, उनके लंग्स में पानी जमा हो गया है। वह आपके लंग्स में पानी यहाँ ना जमा होकर के, बल्कि जो झिल्ली इस लंग्स को ढकी थी उसी झिल्ली के बीच में आपका पानी संचित हो जाता है। तो उस झिल्लियां आपकी दो होती हैं। आपसे सिर्फ क्वेश्चन इतना पूछता है कि उस झिल्ली को किस नाम से जानते हैं, जिस झिल्ली के माध्यम से आपका लंग्स ढका होता है, तो झिल्ली का नाम है प्लूरा। और इस झिल्ली के अंदर दो झिल्लियां होती हैं, आपकी पेराइटल और विसरल। इतनी बात हो गई। और वीडियो भी कट होने वाला है, तो हम लोग थोड़ा सा और यहीं पे देख लेते हैं। आपकी यहाँ पे मैं 5 टर्म लिख रखा हूं। सबसे पहले देखिए हाइपोनिया। हाइपोनिया की जब बात आती है तो हम लोग जानेंगे हाइपोनिया। आपको पता है कि हाइपो और हाइपर आप लोग न्यूट्रिशन साइंस में और कई जगह आप लोग पढ़ते चले आ रहे हैं। जब हाइपोनिया की बात होती है, हाइपो माने कम और निया यानी कि श्वसन दर का कम होना। हाइपोनिया श्वसन दर कम होना। अब देखिए यहाँ पर हाइपरनिया है, यानी कि श्वसन दर का बढ़ना। यहाँ पर देखिए हाइपोक्सिया और यहाँ देखिए एनोक्सिया। वहीं पर जब हाइपो माने कमी और हाइपोक्सिया की बात आती है, तो हाइपोक्सिया का मतलब होता है ऑक्सीजन की कमी।